Morning students, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियर में आपका स्वागत है। आरबीएससी क्लास सिक्स बुक अपने कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में है। इसके मैं आपको 3 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुका हूँ। लेक्चर 3 जिसमें 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 जो अध्याय नंबर 4 है, जिसमें हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता, ठीक है। और एक चीज़ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए। सेकंड चीज़, जो आपको ये आरबीएससी के लेक्चर्स हैं, आरबीएससी बुक के लेक्चर्स हैं, यहाँ आपको मिलेंगे सुबह 11 बजे, मॉर्निंग 11 o'clock। एंड जो राजस्थान जी के MCQ बैच, अपना राजस्थान जी के MCQ बैच जो पहले से ही रनिंग में है, राजस्थान जी के MCQ बैच, यह आपको मिलेगी शाम को 5 बजे। इसके लेक्चर्स आपको शाम को 5 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो आरबीएससी की बुक के लेक्चर हैं वो आपको सुबह 11 बजे, और MCQ बैच वो आपको शाम को 5 बजे। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना, टाइमिंग का। आपको फिक्स टाइम पे अपलोड लेक्चर कर दिए जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, हम 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास और इतिहास जानने के स्रोत, ये 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो आज का लेक्चर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4। हाँ जी, तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, चैप्टर नंबर 4। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, जिससे अच्छे से चीज़ें विजिबल हो। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। जब स्वयं के बारे में नहीं सोचेगा, सभी के बारे में सोचेगा, तो वो किसी ग्रुप में काम करेगा, समूह में काम करेगा, ठीक है, ग्रुप में। और इसी समूह से क्या शुरुआत, किसकी शुरुआत होती है? सभ्यता की। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृति के स्थल, मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। ऐसे बहुत से राजस्थान के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं, जिनसे हमें जो प्राचीन काल का जो जीवन है उसके बारे में पता लगता है कि उस समय लोग बाग कैसे रहते थे। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वह कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रशस्तर युग कहा गया है। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो उपकरण मिले हैं वो किसके मिले हैं? पत्थर के मिले हैं। और क्या क्या चीज़ें मिली हैं? जैसे कि लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर से बने अस्त्र और शस्त्र। अब ये किस काम में आते थे उस टाइम? जैसे शिकार खेलने के काम में। भाई उस समय मानव जीवन शिकार पे, जब स्टार्ट में मानव जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले उसने शिकार करना शुरू किया, जानवरों को मारना शुरू किया और कच्चा मांस खाना स्टार्ट कर दिया पेट भरने के लिए। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, अथवा जंगल से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए।
अब हमने इनको नाम दिया है कुल्हाड़ी, गंडासा और छुरा। इस तरीके के उपकरण उस समय मानव ने बनाए। किसके लिए? जानवरों का शिकार करने हेतु। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तुत युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदी की घाटियाँ और शैलाशयों में बहुतायत में मिले हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जितने भी सभ्यता स्थल मिले हैं वो किसी नदी के किनारे मिले हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले मानव जीवन को चाहिए पानी। सबसे पहले मानव जीवन को क्या चाहिए? जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी किसी नदी, नहर के आसपास ही मिल सकता है। तो उस समय नदियाँ का स्रोत बहुत अच्छा था। तो सारी की सारी जितनी भी सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा, आहड़, कोई सी सभ्यता हो, ये सभी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। ठीक है। प्रस्तुत युग के बाद ताम्रकांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कौन सा आया? पाषाण युग। पाषाण युग, उसके बाद कांस्य युग, देन आफ्टर लौह युग। लौह युग, ये 3 युग स्टार्टिंग के हैं जिनसे मानव जीवन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले पाषाण युग, जिसको बुक में प्रस्तुत युग भी लिख रखा है। ठीक है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है आपके लिए कि राजस्थान में ताम्र स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़, इन 3 सभ्यताओं से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं राजस्थान के अंदर। और सबसे पहले धातुओं में भी सर्वप्रथम किसका यूज़ किया? तांबे का। किसके लिए? औजार बनाने के लिए। ठीक है, उपकरण बनाने के लिए पत्थर के स्थान पर। अब देखिए, पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। सबसे पहले पत्थर के बनाए, उसके बाद धातु के, और धातु में भी सबसे पहले किसके बनाए? तांबे के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये देखिए, ये चित्र है कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें ये चित्र दे रखा है। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता, राजस्थान के प्राचीन केंद्र। ये मैप के अकॉर्डिंग जितनी भी सभ्यताएं हैं राजस्थान के अंदर, उन सभी सभ्यताओं को दर्शाया गया है। इस मैप में हम लास्ट में आएंगे जब हम सारी सभ्यताओं को पढ़ लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में दसदती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। अब देखिए, कालीबंगा सभ्यता कहाँ विकसित हुई? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान, ये उत्तर, ये राजस्थान का मैप है, और ये हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ में कौन सभ्यता विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता। और हनुमानगढ़ में कौन कौन सभ्यता है? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पोल। ठीक है। और जो कालीबंगा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो 3 नदियां हैं। 3 नदी नहीं है, नदी तो एक ही है, 3 अलग अलग नाम हैं। दसदती नदी, सरस्वती नदी और एक घग्गर नदी। घग्गर नदी। ठीक है। जिस जिस जगह पे अब घग्गर नदी बहती है उस समय पहले सरस्वती या दसदती नदी बहती थी। ठीक है। और इसकी खोज, कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। तो आपके लिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गए कि कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे है? वही घग्गर नदी, घग्गर, सरस्वती या फिर दसदती। ठीक है। और ये सभ्यता किसने खोजी? अमलानंद घोष ने। तो आपको 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गए। आगे देखते हैं। बाद में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई।
खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब देखिए, अमलानंद घोष के अलावा ए घोष के साथ साथ और किस किसने खोज की, किस किसने खुदाई की? बीबी लाल और बीके थापर। तो इन दोनों नामों को आपको और याद रखना है कि अमलानंद घोष के साथ साथ बीबी लाल और बीके थापर, इन तीनों ने ही कालीबंगा की खुदाई की। ठीक है। अब खुदाई में जहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, एक नगर प्राप्त हुआ है जिसके मकानों में किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों का प्रयोग किया गया था। उस समय ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। नालियाँ किस किस की बनी हुई थी? लकड़ी और ईंटों की। यहाँ के चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतः ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। अब अग्निकुंड वगैरह किसके लिए यूज होते थे? धार्मिक कार्य हेतु। ठीक है। अब धार्मिक कार्य हेतु जो इससे पता लगाया है भाई बीके थापर, अमलानंद घोष और बीबी लाल ने कि अग्निकुंड अगर वेदिकाएं मिली है तो इसका संबंध किससे है? किसी धार्मिक कार्य से संबंधित है। गंदे पानी के निकास के लिए क्या मिली है? लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी और यहाँ पर चबूतरे भी मिले हैं। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर को प्राचीर के बाद जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिए, प्राचीर मतलब जो दुर्ग बना रखा था, कालीबंगा सभ्यता जो दुर्ग बना हुआ था उसके बाहर प्राचीर में कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। कैसी? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं भाई? गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ, अग्निवेदियाँ, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, हाथी दांत का कंगा, कांसे का दर्पण, तांबे के बैल, ये सभी कहाँ से मिली है हमें? कालीबंगा सभ्यता से। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से ये सभ्यताएं जो उजड़ गई, ठीक है, नष्ट हो गई। किसके? भाई उस जो नदियों का पानी था वो सूख गया और नदियों का पानी सूखने से क्या हुआ? मरुस्थल का विस्तार हुआ। अब मरुस्थल का विस्तार हुआ तो ये जो सभ्यता है ये जुड़ गई। जब पानी नहीं होगा तो या तो लोग वाग पलायन कर गए या फिर पानी की वजह से पानी ना होने की वजह से वहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। अब दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं हम, आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेडस नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। अब देखिए, आघाटपुर, धूलकोट, ये नाम धूलकोट तो बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। आपको मैक्सिमम धूलकोट वर्ड मिल जाएगा। अगर आहड़ सभ्यता से क्वेश्चन उठाया है तो वो सीधा क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर कि धूलकोट सभ्यता किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अगर आपको नहीं पता है धूलकोट सभ्यता किसे कहते हैं तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें जितने भी टर्म्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से भी जानी जाती थी। अब देखिए, आपको 3 नाम मिल गए आहड़ सभ्यता के। एक तो आघाटपुर, एक धूलकोट और एक ताम्रवती। प्राचीन नाम क्या था इसका? आहड़ सभ्यता का ताम्रवती। अब ताम्रवती नाम क्यों पड़ा इसको देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। अब यहाँ किस चीज़ का निर्माण होता था? तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र था ये, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ताम्रवती पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आहड़ सभ्यता किस नाम जाना जाने लगा? आघाटपुर के नाम से।
यहाँ से अब क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए। ठीक है, अब ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे तांबे के पात्र, इस तरीके का तांबे का पात्र हुआ है। ये तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये तांबे का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, तांबे का टुकड़ा। ठीक है, और तांबे की छुरी, ये सभी चीज़ तांबे की बनी हुई थी, जो कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसलिए आहड़ को क्या नाम दिया गया? ताम्रवती। ताम्रवती किसका प्राचीन नाम है? आहड़ का। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसका नाम क्या पड़ा? आघाटपुर। आघाटपुर। ठीक है, और इसका अन्य नाम भी क्या है? धूलकोट। तो ये नाम आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है, मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज विधि के साक्ष्य हैं। अब देखिए, 4 से 6 चूल्हे मिलने का मतलब क्या है कि एक ही मकान के अंदर अगर 4 या 6 चूल्हे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले वहाँ पे कैसा परिवार था? संयुक्त परिवार था, जो सामूहिक भोजन करते थे। इस वजह से वहाँ पे 4 से 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदबान हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं या मोहरें। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं? आहड़पुर, जो आहड़ सभ्यता है, उससे कौन कौन सी चीज़ मिली हैं? तस्तरियाँ, दीपक। ठीक है, और क्या क्या मिला है? धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये सभी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आहड़ सभ्यता से। तो ये साक्ष्य मिले हैं। और आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, और आहड़ से उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं। उच्च कोटि के चावल। ठीक है, आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा भी मिला है। इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा गलाया जाता था, इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा? ताम्रवती। ठीक है, अब नेक्स्ट सभ्यता हम पढ़ते हैं बालाथल सभ्यता। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता। बालाथल सभ्यता है कहाँ? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ताम्रपाषाणी कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। अब बालाथल सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि 11 कमरों का भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? 11 कमरे का एक बड़ा भवन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 11 कमरों का एक बड़ा भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालाथल सभ्यता उदयपुर से। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। ये सभी अवशेष किससे मिले हैं? बालाथल सभ्यता से। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार जीविका के साधन थे। बालाथल में लौह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ के लोग बाग कृषि, पशुपालन तथा शिकार, ये तीनों चीज़ करते थे। तीनों जीविका के साधन थे। कालीबंगा सभ्यता से हमें कृषि का अवशेष मिले, लेकिन यहाँ से बालाथल सभ्यता से तीनों चीज़ों का अवशेष मिले कि यहाँ पे कृषि भी की जाती थी, कृषि भी, और यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता था, पशुपालन। ठीक है,
और सिकाल भी। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ के चिन्ह मिले हैं। अब देखिए, ताम्रवती, तांबा, धूलकोट या आघाटपुर या आयर सभ्यता, उससे हमें क्या मिले हैं? तांबे गलाने की भट्टियाँ। और बालाथल सभ्यता से क्या मिले हैं हमें? लोह गलाने की भट्टियाँ। ठीक है। अब आते हैं गणेश सभ्यता। गणेश सभ्यता है कहाँ? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। गणेश सभ्यता सीकर कांतली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? कांतली नदी के। और इस सभ्यता से हमें क्या मिले हैं? तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से भी। और उसमें हमें क्या क्या मिले हैं? तांबे से निर्मित बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ, ये सभी किससे मिले हैं? गणेश सभ्यता सीकर से। नेक्स्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार श्रावणी ताम्र पिनों की पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेशवर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। गणेश सभ्यता से 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? हड़प्पा पूर्व संस्कृत के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। और दूसरे कैसे मिले हैं? लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मतबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। तो इस प्रकार के बर्तन, ये 2 प्रकार के बर्तन हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं गणेश्वर सभ्यता सीकर से। ठीक है। अब देखिए आप, ये एक मोहर प्राप्त हुई है, प्राचीन मोहर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैराट सभ्यता। हाँ, आहड़ का भी अभी कुछ बच रहा है। आहड़ एवं गणेश सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी। आहड़ और गणेश सभ्यता कैसी थी? ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपर इस तरह पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास जानने की बैराट, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है। अब लोहकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? बैराट, सांभर, बागोर और रेड सभ्यता, ये सभी कैसी थी? लोहकालीन सभ्यता थी। अब हम पढ़ते हैं बैराट सभ्यता के बारे में। बैराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। जो बैराट सभ्यता कहाँ विकसित हुई? जयपुर। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2 डूंगरियाँ प्राप्त हुई हैं। 2 अलग अलग प्रकार की डूंगरी हैं। एक तो मिली है हमको बीजक की पहाड़ी और एक मिली है भीम की डूंगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। जो बैराट सभ्यता है, इसका उल्लेख महाभारत में किस तरीके से हुआ है? मत्स्य जनपद में। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी ये प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख बाबरू शिलालेख या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ के एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनान शासकों की हैं। अब देखिए, इस सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं, जैसे कि अशोक का बैराट से प्राप्त शिलालेख प्राप्त हुआ है हमें, और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहली सभ्यता जहाँ से बौद्ध सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, वो कहाँ से मिले हैं?